हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 या फिर बिहार पीसीएस 2026 प्रीलिम्स की तैयारी के लिए हम लोगों ने एक परिणाम नोट्स की सीरीज को जारी किया है और ये आपके घटनाचक्र पूर्वालोकन जो एडिशन 2025 है उसी के शॉर्ट नोट्स है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर भी देख लिया होगा, इसका बेनिफिट ये है कि आप लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक होती है आपके प्रीलिम्स को बहुत अच्छी तरीके से स्कोर करने के लिए घटनाचक्र पूर्वालोकन, लेकिन वो बुक्स मोटी मोटी होती है जिसकी वजह से रिवीजन करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उनके सभी चैप्टर्स और सभी पॉइंट्स को यूज करते हुए हम लोगों ने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। जो 2023 एडिशन का भी बनाया था, बहुत डिमांडिंग वीडियो, बहुत डिमांडिंग नोट्स रहे वो, और उसी का ये अपडेट वर्जन की हम लोग क्लास लेकर चल रहे हैं। और यहाँ पर ये आप देख भी सकते हैं कि प्रीलिम्स एग्जाम 2026 और 27 दोनों के लिए है, क्योंकि अब यही अपडेट वर्जन आपको 2027 के प्रीलिम्स तक इजीली काम आएगा, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस या फिर अदर स्टेट पीसीएस जैसे उत्तराखंड वगैरह भी इसमें यूज होता है। और ये हमारी निशु मैम है जो हमारी टीम मेंबर हैं, और साथ ही साथ जो है कि मैं, तो हम दोनों लोग ही इस जो है कि चैनल को लेकर चल रहे हैं। बाकी हमारे जो अदर स्टाफ है जो व्हाट्सएप टीम को देखते हैं, व्हाट्सएप पे सारी आपकी क्वेरीज को सुनते हैं, वो जो है कि अलग है। साथ ही साथ आप यहाँ पर 8527594636 इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप पेमेंट करके इस पीडीएफ को परचेस भी कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारी अपडेट आप लोगों को देता रहता हूँ, चाहे वो क्लास से रिलेटेड हो या नोट से रिलेटेड या फिर कोई भी करंट अफेयर्स क्विज वगैरह इनके बारे में। तो चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्त। और साथ ही साथ अगर आप यूपी पीसीएस मेंस आंसर राइटिंग या यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग के नोट्स के लिए परेशान हो रहे हो, तो बिल्कुल आप हमारे लक्ष्य भेद शॉर्ट नोट्स के साथ जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 एंड यूपी स्पेशल पेपर 5 और 6 है, इन दोनों को आप डेमो देख सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको परचेस कर सकते हो, क्योंकि दोनों ही बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट में तैयार किए गए हैं नोट्स। तो चलिए आज की हम क्लास शुरू करते हैं। इस तरीके से हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं, और जिसमें हम लोगों ने कल पहली क्लास की थी भारत का संवैधानिक विकास। पहली क्लास थी कल, तो इसलिए छोटी बनी थी, 35 मिनट की थी, लेकिन आज से हम लोग की क्लास लगभग 50 से 55 मिनट की रहेगी। तो कल हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया था, और आज हमारा जो चैप्टर शुरू हो रहा है, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। अब यहां से भी क्या होता है कि कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है मिलान करने के लिए, कि जैसे प्रांतीय समिति की जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, नियम समिति के कौन थे, या संघ संविधान या संघीय शक्तियां, तो यहां पर मिलान करने के लिए भी आता है। बहुत सारे बच्चों को याद भी होता है, लेकिन कुछ बच्चों को याद नहीं होता, तो ऑथेंटिक तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। देखिए, संविधान सभा, अगर हम पहले इसकी बात करें तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी नई दिल्ली में, और उस समय कोई भी परमानेंट इसका प्रेसिडेंट नहीं था, इसीलिए एक टेम्पोररी लेवल पर हमने एक अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की थी जिसका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। और जब दूसरी समिट होती है हमारे संविधान सभा की, तो जो कि 11 दिसंबर 1946 को हुई, और इस दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को पहली तरीके से स्थायी अध्यक्ष चुना गया। अब प्रश्न कई बार आता है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। अब यहां पर जब स्थायी या अस्थायी वर्ड यूज नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि अगर आपको राजेंद्र प्रसाद भी दे रहा है और सच्चिदानंद सिन्हा भी दे रहा है, तो यहां पर आंसर जो है कि सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाना चाहिए, क्योंकि न तो आपसे कोई परमानेंट पूछा जा रहा है, न टेम्पोररी पूछा जा रहा है, केवल पहला अध्यक्ष है, और अध्यक्ष के पद को सबसे पहले सच्चिदानंद जी ने होल्ड किया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था। ठीक है, अब यहां से क्या समझ में आ रहा है कि संविधान सभा में ये लोग शामिल ही नहीं हो रहे थे। इनका ये मानना था कि जो मुस्लिम लीग है वो मुस्लिम बहुल जो प्रांत होते हैं उनका नेतृत्व करेगी, जबकि कांग्रेस ने ऐसे कई सारे कैंडिडेट जो वकालत भी करते थे, जो आंदोलन से जुड़े हुए भी थे, तो ऐसे कई मुस्लिम नेताओं को संविधान सभा में जो है कि अपनी तरफ से नॉमिनेट किया। तो इस चीज का बहिष्कार करते हुए मुस्लिम लीग पहली समिट में नहीं शामिल होती है, तो पहली बैठक का इन्होंने बहिष्कार कर दिया। वहीं संविधान सभा का जो निर्माण हो रहा था वो किस योजना के तहत किया गया, तो कैबिनेट मिशन 1946 के तहत। अब इसको लेके 2-3 बातें आती हैं, 2-3 प्रश्न अलग अलग तरीके से होते हैं, जिसको मैं यहाँ पर समझाना चाहूंगा। हालांकि वो नीचे दिया हुआ भी है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि भाई भारत में संविधान सभा को प्रस्तुत करने का जो सबसे पहला विचार आया कि एक संविधान सभा होनी चाहिए जो हमारे देश के लिए एक संविधान का निर्माण करेगी, अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले यह विचार स्वराज पार्टी ने दिया। और स्वराज पार्टी कौन? ये वही स्वराज पार्टी जो मोतीलाल नेहरू जी और चित्तरंजन दास जी ने बनाई थी। ठीक है, देशबंधु। तो उनके नेतृत्व में 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा यह विचार दिया गया। 1934 में यह विचार सबसे पहले इन्होंने दिया कि हमारे देश के लिए एक संविधान सभा का होना जरूरी है। दूसरी अगर हम बात करते हैं कि संविधान सभा का निर्माण करने का प्रस्ताव किसने दिया, संविधान कह दो या फिर संविधान सभा, तो जो सबसे पहले जो प्रस्ताव आया था वो क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था 1942 में कि एक संविधान सभा गठित की जाए और उसके द्वारा संविधान का निर्माण किया जाए। लेकिन संविधान
कि जो सभा है वो कैसे गठित होगी, क्या उसके प्रोसीजर होंगे, कितनी लाख सदस्यों पर, कितनी लाख जनता पर कौन से सदस्य होंगे, इनका कोई एक खाका या इनका कोई स्ट्रक्चर नहीं था इसमें। तो इस स्ट्रक्चर को सबसे पहले जो तैयार किया गया, कैबिनेट मिशन 1946 में तैयार किया गया कि भाई प्रति 10 लाख जनसंख्या पे एक कैंडिडेट आएगा संविधान सभा में, और ये लोग जनता के द्वारा डायरेक्ट नहीं चुने जाएंगे बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। जो रियासतें थी या जो प्रांतीय थे, जो उनके अध्यक्ष या जो मुखिया होते थे, उनके द्वारा ही नॉमिनेट कर लिया जाता था। तो इसीलिए संविधान सभा हमारी कैसी है, अप्रत्यक्ष है, वयस्क मताधिकार पर भी आधारित नहीं मानी जा सकती एक तरीके से। तो ये 2-3 बातें थी। तो यहाँ पर ये जो 3 पॉइंट है ना, ये तीनों पॉइंट कहीं ना कहीं डिस्प्यूट पैदा करते हैं आपको, जब अगर आप तैयार नहीं करते हैं ठीक से। तो आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में जो शामिल बिंदु थे, जैसे कई बार होता है कि क्रिप्स मिशन का एक प्रश्न आता है तो पहले तो इसमें यही पूछ लेता सर स्टैफर्ड क्रिप्स जो है कि इसके अध्यक्ष थे, 1942 में आते हैं जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा होता है, और सेकेंड वर्ल्ड वार में भारत की सहायता ब्रिटिश को चाहिए होती है। यानी ब्रिटिश वाले जब जापान से हार रहे होते हैं, एशिया में उनकी जो है कि स्थिति कमजोर होती है, तो अमेरिकी प्रेसिडेंट का भी दबाव आता है और यूरोपीय देशों का भी दबाव आता है कि भारतीयों का सहयोग बहुत जरूरी है। और भारतीयों का सहयोग तभी हो सकता है जब आप भारतीयों के लिए कोई आश्वासन देंगे, आजादी का, स्वतंत्रता का, ये तमाम चीजें। तो ऐसे में क्रिप्स प्रस्ताव को जब प्रेजेंट किया गया तो इन्होंने क्या कहा, कुछ बिंदु दिए जो ऑप्शन आपसे बनते हैं प्रश्न में, चाहे यूपीएससी स्तर पे चाहे वो स्टेट पीसीएस में, कि विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात हम एक संविधान सभा का गठन करेंगे जो भारतीयों के लिए एक संविधान का निर्माण करेगी। पहली बात, ठीक है। भारत को डोमिनियन दर्जा देंगे। अब डोमिनियन दर्जा का मतलब क्या होता है, अधिराज्य जिसको हम लोग कहते हैं, कि आपके जो विदेशी मामले होंगे, जो आपके सेना के मामले होंगे, जो आपके प्रमुख नीति निर्णायक होंगे, वो सारे तो ब्रिटिश क्राउन ही करेगी। लेकिन अधीनस्थ जो मामले हैं, देश के अंदर जो शिक्षा की बात होगी, स्वास्थ्य की बात होगी, कृषि की बात होगी, सामाजिक विकास की बात होगी, ये सभी भारतीय लोगों के द्वारा की जाएगी। तो इस पे भी हमारी कांग्रेस ने, हमारी मुस्लिम लीग ने, या हमारे यहाँ के देसी नेतृत्वकर्ता थे, इन्होंने विरोध जताया कि नहीं भाई, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, हमें डोमिनियन जो स्टेटस है या जो अधिराज्य का स्टेटस है, हम इससे समझौता नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये वाली चीज थी। यदि कोई प्रांत नया संविधान नहीं स्वीकारता है तो उसे अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटिश सरकार के साथ संधि पर अलग हस्ताक्षर करने होंगे। ये एक ऐसा पॉइंट था जहां पर ना तो मुस्लिम लीग सहमत हुई ना कांग्रेस, क्योंकि दोनों को लग रहा था, स्पेशली कांग्रेस को यह लग रहा था कि अगर आप देसी रियासतों को इतनी छूट दे रहे हैं कि वो नए संविधान सभा में शामिल ना हो, अपनी एक अलग स्थिति दिखा सकती है, अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित कर सकती है, तो भारत की जो एकता अखंडता, जिसको मुस्लिम लीग से लड़के जो है कि भारतीय कांग्रेस ने बचाने का प्रयास किया कि भाई ऐसे हजारों पाकिस्तान न बन जाए, और आपने वही प्रपोजल दे दिया, तो ये भी एक बड़ा डिप्लोमेटिक या यूं कहें कि एक कॉन्ट्राडिक्टरी एक प्रोविजन था जिसका कांग्रेस ने विरोध किया भरपूर, और यहाँ के भारतीय नेतृत्वकर्ताओं ने भी इसका भरपूर विरोध किया कि नहीं भाई, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मैक्सिमम जो देसी रियासतें हैं वो कहीं ना कहीं अपना नया संविधान बनाने लगेंगी, अपना ब्रिटिश सरकार से समझौता कर लेंगी कि हम एक स्वतंत्र एक रियासत के रूप में, स्वतंत्र देश के रूप में रहना चाहते हैं। साथ ही साथ संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य और रियासतों द्वारा नामित सदस्यों को शामिल किया जाएगा, और यही वजह था कि इसकी वजह से ये कैसी हो गई, अप्रत्यक्ष संविधान सभा कहलाती है। ये वयस्क मताधिकार पे आधारित नहीं थी एक तरीके से। तो ये एक प्रोविजन था कि भैया प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित जो सदस्य होंगे और रियासतों के द्वारा जो नामित सदस्य होंगे, यही संविधान सभा में शामिल होंगे। तो ये क्रिप्स मिशन के कुछ प्रस्ताव थे जो यहां पर देखे आपने। बाकी अगर एक और प्रश्न आपसे बनता है, जैसे कैबिनेट मिशन के बारे में पूछता है, कई बार होता है ना, क्रोनोलॉजी लगाने के लिए आता है कि क्रिप्स मिशन 1942 में, जैसे इस बार की जो प्रश्न में अगर आप देखोगे यूपीपीएससी 2024 में, तो मैक्सिमम आपको क्रोनोलॉजी वाले ही प्रश्न आए थे 2025 वाले में। ठीक है, अब यहाँ पर हम कैबिनेट मिशन के प्रश्न की, जैसे होता है ना, क्रिप्स मिशन के पहले बारे में पूछता है, फिर सी राजगोपालाचारी जो फॉर्मूला था, फिर बेबल योजना होती है 1945 की, फिर कैबिनेट मिशन भी होता है। और इसी दौरान अगर आप देखोगे कि मार्च 1946 में तो कैबिनेट मिशन आ रही है, लेकिन 1946 फरवरी में आपका क्या होता है, तलवार विद्रोह होता है। कौन सा, जो नौसेना थी, यानी कि जो जहाज था पानी का मुंबई में, उसके द्वारा भी एक विरोध किया गया था, विद्रोह किया गया था। तो ये क्रोनोलॉजी होती है जो यूपीपीएससी के फेवरेट प्रश्न होते हैं यार, ये पूछा जाता है अक्सर जो है कि। तो कैबिनेट मिशन मार्च 1946 के सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, पैथिक लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर थे, ये तीनों ही इसके सदस्य थे। ये स्टैफोर्ड क्रिप्स वही हैं जो 1942 में क्रिप्स मिशन को लेकर आते हैं।
आगे हम बात करते हैं 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा हुई और कार्यभार 2 सितंबर 1946 को संभाला गया। याद रखना कि 2022 का जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ था ना, उसमें एक प्रश्न पूछ लिया गया था, 2023 के प्रश्न में पूछा गया था कि अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई थी। आप लोगों ने क्या पढ़ा या हम लोगों ने क्या पढ़ा हमेशा से कि 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ है। ये शब्द पे ध्यान दो, गठन हुआ है, ये हमने पढ़ा। नेहरू जी के नेतृत्व में जो है कि अंतरिम सरकार का गठन हुआ और उसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए थे। लेकिन आयोग ने क्या पूछा हमसे, और एडवांस चला गया कि ठीक है भाई, आपने गठन तो रट लिया है, जरा मुझे ये बताओ कि अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई थी कि भैया एक अंतरिम सरकार भी बनाई जाएगी। तो यही घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई थी। उसके बाद नेहरू जी के नेतृत्व में 2 सितंबर 1946 को इस सरकार का गठन किया गया था। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। अच्छा, जिसके अध्यक्ष कौन थे? वायसराय थे, जो अंतरिम सरकार थी, यानी एज लाइक अ प्रेसिडेंट, और उपाध्यक्ष या उपसभापति जवाहरलाल नेहरू जी थे। जैसे आज हमारे राष्ट्रपति महोदय जो होते हैं वो सरकार के प्रमुख कहलाते हैं, कार्यपालिका प्रमुख कहलाते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री या उसके अन्य नेता जो है कि उसकी बॉडी कहलाते हैं एक तरीके से, मुख्य रूप से। तो ठीक उसी तरीके से 24 अगस्त 1946 को घोषणा की गई और 2 सितंबर 1946 को पहली बार जो है कि अंतरिम सरकार का गठन किया गया। और जब 2 सितंबर 1946 को जब गठन किया गया तो कौन कौन से ऐसे सदस्य थे जिनको कुछ मुख्य मंत्रालय दिए गए थे? जैसे शिक्षा मंत्री की बात करेंगे तो सी राजगोपालाचारी जी शिक्षा मंत्री बनते हैं। श्रम मंत्री की बात करेंगे तो जगजीवन राम जी श्रम मंत्री बनते हैं। खाद्य और कृषि मंत्री जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। लेकिन जब अंतरिम सरकार का गठन किया गया था तब सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस सरकार के सदस्य ही नहीं थे, क्योंकि वो उस समय दूतावास की भूमिका में थे। किसके? दूतावास की भूमिका में थे, इसीलिए वो अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। आगे बात करते, जैसे लॉर्ड वेवेल, जो मैंने आपको बताया ना, जो क्रोनोलॉजी पूछता है, तो जून 1945 में वेवेल योजना प्रस्तुत की जाती है। और इससे पहले ही आपकी 1944 में सी राजगोपालाचारी का मुद्दा आता है, जो संवैधानिक गतिरोध को समाप्त करता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो है कि एक समझौते को स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो लॉर्ड वेवेल, जो उस समय भारत के वायसराय थे, 1945 में वो एक योजना या प्रपोजल लेकर आते हैं, जो कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने डिनाई कर दिया। लेकिन फिर भी इनके प्रोविजंस क्या थे, ये प्रश्न बनता है स्पेशली यूपीएससी लेवल पर या स्टेट पीसीएस पर भी। जैसे कार्यकारी जो परिषद रहेगी वायसराय की, उसमें अब मुसलमान और हिंदुओं की संख्या बराबर कर दी जाएगी। ये उनका प्रपोजल था कि अगर आप भारत छोड़ो आंदोलन को स्थगित कर देते हो या जो है कि आजादी की डिमांड को कम कर देते हो, डोमिनियन स्टेटस के साथ आप समझौता कर लेते हो, तो हम अपने वायसराय की जो पूरी कार्यकारिणी परिषद है, जिसके अंतर्गत हम हिंदुओं और मुस्लिमों को बराबर बराबर रूप से जो है कि सीट दे देंगे। ये उनका एक प्रपोजल था। लेकिन उस समय तक गांधी जी के नेतृत्व में, तमाम बड़े नेताओं के नेतृत्व में, चाहे वो किसी भी धर्म जाति के रहे हों, उन्होंने अपना एक अफीम ले लिया था। किस चीज का? कि आजादी का अफीम। अब बिना आजादी के हम कोई भी बात आपसे नहीं करेंगे, कोई समझौता आपसे करने वाले नहीं है, पहली चीज। दूसरा, उन्होंने प्रपोजल ये दिया कि वायसराय का पद और कमांडर इन चीफ कौन होता था? जैसे आज के समय में जो सेनाध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष, सेनाध्यक्ष होते हैं, सीडीएस होते हैं, ये एक बड़ी पोस्ट हुआ करती, तो इसको होल्ड करने के लिए कमांडर इन चीफ और वायसराय को छोड़कर सभी सदस्य परिषद भारतीय होंगे। यानी इन्होंने कहा कि वायसराय का पद ब्रिटिश के पास रहेगा और कमांडर इन चीफ यानी कि जो सेना के अध्यक्ष हुआ करते थे, ये दो पोस्ट हम लोग आपस में होल्ड करेंगे ब्रिटिश, बाकी पूरी पोस्ट भारतीयों को दे दी जाएगी और उसमें भी हिंदू और मुसलमान दोनों को बराबर रखा जाएगा, जिससे मुस्लिम लीग का भी प्रतिनिधित्व हो और कांग्रेस का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तीसरा प्रोविजन था कि राजनीतिक और संवैधानिक गतिरोध दूर करना भी इनका एक उद्देश्य था। कि संवैधानिक गतिरोध का मतलब जो संविधान सभा का गठन करने का प्रोविजन चल रहा था, जो प्रावधान हो रहे थे, इनके गतिरोध को दूर करने की बात हो रही थी। लेकिन इनका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था, क्योंकि स्टेटमेंट यूपीएससी ने पूछा था, तो हमने यहाँ पे इसलिए लिख दिया कि ये ना समझना कि मुसलमान और हिंदुओं की संख्या बराबर की जा रही है, सभी पद भारतीयों को दिए जा रहे हैं, राजनीतिक और संवैधानिक गतिरोध दूर कर रहे हैं। तो क्या अंग्रेज अचानक से पिघलने लगे, सख्त लौंडे से जो है कि वो एकदम पिघलने लगे कि नहीं भैया अब तो हम हिंदुओं और मुसलमानों में एक दृढ़ एकता स्थापित करना चाहते हैं? नहीं, वो कहते ना कि रस्सी जल जाए पर ऐंठन ना जाए। मतलब अंग्रेज सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतना पराजित होने की कगार पे आ गए थे, जापान जैसे देशों ने इन्हें धूल चटा दी थी, लेकिन फिर भी भारत को आज भी विवादों में उलझाए रखना चाहते थे, हिंदू मुस्लिम एकता को जो है कि तोड़ना चाहते थे और उनके भी दरारें पैदा कर रहे थे। तो ये सारे प्रोविजन थे। तो 3-4 प्रोविजन इन केस आपको याद होने चाहिए जो इनके मुख्य थे।
और क्रोनोलॉजी के बेस पे कहें तो भैया यहाँ पे मुसलमान और हिंदुओं की संख्या बराबर रहेगी। आगे बात करते हैं यहाँ पे ये वर्ड हटा दीजिए, संविधान सभा। अब यहाँ पर क्या है, अभी तो 2024 का जो हम लोगों ने मेंस दिया था दोस्तों, उसमें पॉलिटी जीएस पेपर 2 में सीधा एक प्रश्न पूछा था कि संविधान सभा की संरचना पर चर्चा कीजिए। अब सोचो यही सारे प्रोविजन हमें लिखने थे, संविधान सभा की चर्चा, ये मेंस में आया हुआ था। हालांकि प्रीलिम्स में भी इसके प्रश्न बनते हैं। जैसे वयस्क मताधिकार पर यह संविधान सभा नहीं थी। वयस्क मताधिकार तब होता जब 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग मतदान करके अपने संविधान सभा के जो नेतृत्व करता है उन सदस्यों को चुनते, लेकिन ऐसा तो था नहीं, तो वयस्क मताधिकार भी नहीं था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, यानी जनता ने यहाँ पे डायरेक्ट इनको चुना भी नहीं था, बल्कि जो देशी रियासतों के जो मुखिया थे या फिर जो है कि विधानसभा के जो सदस्य थे उनके द्वारा ही इनको चुना गया, तो यानी अप्रत्यक्ष हो गया एक तरीके से। बहुदलीय निकाय थी, मतलब इसमें स्वराज पार्टी के लोग भी थे, कांग्रेस के भी थे, मुस्लिम लीग के बाद में लियाकत अली वगैरह लोग जुड़ जाते हैं, बाद में अंतरिम सरकार में भी आते हैं, और जो छोटी छोटी पार्टियां थी, जस्टिस पार्टी थी, हिंदू महासभा थी, और भी तमाम ऐसी पार्टियां थी जहां से सदस्य इससे जुड़े थे। तो केवल ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से कांग्रेस डोमिनेटेड थी, नहीं, इसमें लगभग लगभग जो है कि हर दल से सम्मिलित थे। हाँ, कांग्रेस डोमिनेटिंग इस सेंस में कह सकते हो, जैसा रजनी कोठारी ने कहा है अपनी पुस्तक में पॉलिटिक्स इन इंडिया में, कि मैक्सिमम जो कैंडिडेट थे वो कांग्रेस से ही थे, और मैक्सिमम जो कैंडिडेट तो वकालत करने वाले ही थे। तो ये एक रीजन था जिसकी वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसकी जो भाषा है वो थोड़ी जटिलता है ज्यादा, क्योंकि उसमें लैटिन शब्दों का जो है कि समावेश ज्यादा देखने को मिलता है हमें। अनेक समितियों द्वारा कार्य किया गया, बिल्कुल, इसकी नियम समिति बनाई गई थी, कार्य प्रणाली बनाई, कार्य संचालन समिति थी, संघीय समिति थी, संविधान समिति, संघ शक्ति समिति थी, मूल अधिकार समिति थी, अल्पसंख्यक समिति थी, तमाम ऐसी समितियां थी जिनके साथ ये मिलकर काम कर रहे थे। किसी के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे, किसी के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, या फिर किसी के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो इस तरीके से जो अलग अलग जो है कि समितियों के माध्यम से भी इन्होंने काम किया। राज्यों की विधान मंडलों, विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में कर लिया गया इनके चुनने के लिए, और इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6ठी अनुसूची पर आधारित थी। अब देखो, अनुसूची भले याद ना रहे, लेकिन ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए कि इनका जो गठन किया गया वो 1935 के एक्ट के प्रोविजन के बेस पे किया गया। भले आपको ये पता होना चाहिए कि 1946 का जो कैबिनेट मिशन आता है वो इसके गठन की पूरी प्रोविजन देता है, लेकिन वो भी किस एक्ट को यूज कर रहा था, तो 1935 के एक्ट का प्रयोग कर रहे थे। आगे, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसी आदि को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था, कि कुछ ईसाई कैंडिडेट थे, कुछ एंग्लो इंडियन थे, कुछ पारसी समुदाय के लोग भी थे, जैसे दादा भाई नौरोजी जो सबसे बड़े थे, बहराम जी मालाबारी थे, तो ऐसे लोग भी संविधान सभा के सदस्य थे। और तो और आपको पता होना चाहिए कि 15 तो महिलाएं भी हमारे यहाँ शामिल थी, जैसे अमृता कौर जी हो गई लोग, तो कुल मिला के 15 महिलाओं को भी जो है कि इसमें भागीदारी देखने को मिली। तो कह सकते हो कि मतलब कि एक तरीके से सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी लिंग के लोग शामिल थे, जिन्होंने अपने अपने मुद्दों को सामने रखते हुए एक ऐसा संविधान का निर्माण किया जो वाकई भारत को बहुत खूबसूरत दिशा प्रदान करता है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे एक प्रश्न और याद रख लो, जैसे पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे भैया, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, और वैसे ही उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे, फ्रैंक एंथोनी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? फ्रैंक एंथोनी। और पहले स्थायी उपाध्यक्ष जब राजेंद्र प्रसाद जब स्थायी अध्यक्ष बन गए थे, तो उनके साथ उपाध्यक्ष का जो पद संभाला था वो एससी मुखर्जी ने संभाला था। कॉमेंट करके जरा आप लोग बताइएगा मेरे दोस्त कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष और पहले उपाध्यक्ष कौन थे, ये जरा आप लोग कमेंट करके वीडियो के नीचे बताइएगा, ताकि पता रहे कि आपको क्या क्या तैयार है। फिर आगे बात करते हैं हम प्रियम्बल की, जिसको हम लोग उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में जानते हैं। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जो 5वीं बैठक में रखा था, क्योंकि जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर को शुरू हुई, दूसरी बैठक आपकी 11 दिसंबर को हुई, तीसरी बैठक आपकी 13 दिसंबर को हुई, और चौथी बैठक भी इसी दौरान हुई, और 5वीं बैठक भी इसी दौरान। तो कुल मिला के 5 बैठकें हो गई थी। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसको 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया संविधान सभा के द्वारा। और फाइनली जब संविधान का पूरा निर्माण कर दिया गया 26 नवंबर 1949 को, तो उसके फ्रंट पेज पे एक प्रियम्बल के रूप में इसी रिजोल्यूशन को, ऑब्जेक्टिव जो रिजोल्यूशन था, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव, इसको स्टैपल कर दिया गया, एक तरीके से लगा दिया गया। हालांकि बाद में इस पे विवाद भी हुआ, सुप्रीम कोर्ट में निर्णय भी हुआ, बेरुवारी बात था, जिसमें कहा गया कि उद्देश्य प्रस्ताव इट मींस कि प्रियम्बल संविधान का पार्ट नहीं है, क्योंकि इसको अलग से ऐड किया गया, बाद में ऐड किया गया। लेकिन फिर केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट को चेंज किया और कहा कि नहीं भाई, प्रियम्बल जो है कि भारतीय संविधान का मूलभूत अंग है, ये
हमारी उन व्याख्याओं को सरल बनाता है जहां पर सामान्यता या स्पष्ट रूप से प्रावधान नहीं दिए गए, तो वहां पर हम इन चीजों को और क्लैरिफाई कर लेते हैं। तो ये एक इसकी इंपॉर्टेंस थी। आगे देखते हैं, संविधान निर्माण में कुल कितने वर्ष या कितने समय लगे जो है कि ये सामान्यतः एमपी पीसीएस या छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस में ऐसे प्रश्न बनते हैं डायरेक्टली वन लाइनर वाले। तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था और इसके कुल 11 अधिवेशन हुए थे जो 165 दिन तक संचालित हुए थे। कितने? 165 दिन तक संचालित हुए। संविधान को अंगीकृत कब किया गया? लागू किया गया। दोनों बातें ध्यान देना। संविधान को अंगीकृत करने का मतलब हो गया कि हमने इस संविधान को तैयार कर लिया है, पूरी तरीके से अंगीकृत कर रहे हैं। ये 26 नवंबर 1949 को था और इसको पूरे भारतीय समाज पे, पूरे भारत देश पे लागू करने का जो प्रोविजन था वो 26 जनवरी 1950 था। अब एक प्रश्न आना चाहिए कि सर 26 जनवरी की तिथि ही क्यों? क्योंकि 26 नवंबर को तो हमारा 1949 में तैयार हो गया था। हम चाहते 30 नवंबर को, 5 दिसंबर को, 10 दिसंबर को, हम किसी भी समय इसको लागू कर सकते थे, इंप्लीमेंट कर सकते थे, क्योंकि भारत तो पूरी तरीके से आजाद हो गया था। अंग्रेजों ने 1947 का जो अधिनियम था उसे बना के छोड़ दिया था भारत को कि भैया अब तुम आजाद हो गए। लेकिन 26 जनवरी की जो डेट है मेरे दोस्त, ये जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 का, उसी में जवाहरलाल नेहरू जी और उनके साथ जितने भी अनुभागी थे जो कांग्रेस के नेतृत्व करता थे, उन्होंने ये शपथ ली थी कि हम 26 जनवरी 1930 को भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस आयोजित करेंगे। रावी नदी के तट पर जो है कि रात 12 बजे उन्होंने ये संकल्प लिया और इसी वजह से इस 26 जनवरी की डेट को रिमार्केबल, मेमोरेबल एक तरीके से बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया। राइट, इतनी बात क्लियर हो गई? आगे चलते हैं। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी और इसी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को प्रेसिडेंट के रूप में नॉमिनेट कर लिया गया था कि भारत के पहले हमारे जो राष्ट्रपति होंगे वो 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम नॉमिनेट हो गया था। तो उस समय की जो राष्ट्रपति हुआ करते थे वो किससे संबंध में थे? वो वायसराय के समकक्ष थे। पहले वायसराय चलाते थे, अब राष्ट्रपति चलाते हैं शासन। तो यहां तक ये बातें समझ में आ गई। अब देखिए, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? भाई सिंपल सी बात है, संविधान सभा जब बना रही है तो वही तो अंगीकृत करेगी, वही अधिनियमित करेगी, वही आत्मार्पित करेगी और आगे चल के उन्होंने लागू किया। लेकिन बात आती है कि 26 नवंबर 1949 को जो अधिनियमित किया गया वो संविधान सभा के द्वारा किया गया और उस दिन 11वां अधिवेशन चल रहा था। जबकि इसकी अंतिम बैठक की अगर हम बात करेंगे तो हमने अभी क्या पढ़ा, 24 जनवरी 1950 को इसकी अंतिम बैठक हुई थी जिसमें राष्ट्रपति का भी नॉमिनेशन हो गया था। आगे बात करते हैं, भीमराव अंबेडकर जी का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था बंबई प्रेसिडेंसी से। पहले जो उनका निर्वाचन हुआ था, जैसे ये भी एक प्रश्न कई बार एमपी में पूछा था, एमपी पीसीएस वाले ज्यादा पूछते हैं क्योंकि वहां पे शेड्यूल कास्ट और इन सब चीजों का वेटेज थोड़ा ज्यादा होता है एग्जाम में। प्लस अंबेडकर जी हमारे मध्य प्रदेश महू जिले से संबंधित भी, महू स्थान से, तो बंबई प्रेसिडेंसी से हुआ। अब देखो, पहली बार जब इनका निर्वाचन किया गया था तो पूर्वी बंगाल से हुआ था। पूर्वी बंगाल यानी आज का बांग्लादेश, जो तत्कालीन पाकिस्तान के अंतर्गत आ गया था पूर्वी पाकिस्तान के नाम से। तो विभाजन के पश्चात यह क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया और विभाजन कब हुआ? 1947 में। तो इसलिए यह क्षेत्र चला गया पाकिस्तान में। तो वहां से अंबेडकर जी की जब सदस्यता समाप्त हो गई तो जब संविधान सभा का उन्हें सदस्य बनना था तो उन्हें बंबई प्रेसिडेंसी से जो है कि नॉमिनेट किया गया था। ठीक है, अब यहां पर एक स्टेटमेंट आता है जो सामान्यतः पूछ लिया था संविधान के लिए कि एक संविधान एक मशीन है, मशीन की तरह बेजान वस्तु है। इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है, जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है, राजेंद्र प्रसाद ने कहा है ये चीज। अब ध्यान से समझो मेरी बात कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान वस्तु है, इसमें वे लोग ही जीवन फूंकते हैं जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है, ये राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा। और इसी तरीके से एक और स्टेटमेंट आया कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम आंका है और ऐसा आइवर जेनिंग्स ने कहा है। क्योंकि बहुत जगह ऐसा देखने को मिलता है कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के हितों के लिए, अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए, सुविधाओं के लिए बहुत ज्यादा विशेष प्रावधान नहीं दिए गए हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आइवर जेनिंग्स ने ये कटाक्ष किया है। लेकिन सही मायने में देखा जाए कि जितनी सहूलियत हमारे भारतीय संविधान ने बहुसंख्यक को दी है उतनी ही सहूलियत हमारे अल्पसंख्यक को भी दी है। वो अलग बात है कि जनता इन अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है, सरकारें इन अधिकारों का या इन प्रावधानों का मिसयूज करती हैं ताकि लोगों को ये नहीं समझ में आता है। और एक और स्टेटमेंट जो सबसे फेमस है
कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि जो संविधान सभा के जो सदस्य थे मेरे दोस्त, वो सबसे ज्यादा जो सदस्य थे वो कांग्रेस से आए हुए थे। फिर अलग अलग कुछ पार्टियां थी, छोटी छोटी जो पार्टियां थी वहां से भी कुछ सदस्य आते थे, लेकिन मोस्ट ऑफ जो संख्या थी, जो 289 करीब संख्या थी मुस्लिम लीग के अलग होने, मतलब पाकिस्तान के अलग होने और की वजह से, तो जो संख्या भारत को मिली थी उसमें 293 जो संख्या थी, 289 सॉरी, तो उसमें सबसे अधिक जो है कि बहुमत कांग्रेसियों का था, उसमें वकील लोगों का था। इसीलिए ग्रेनविल ऑस्टिन ने ऐसा स्टेटमेंट यूज किया कि भाई संविधान सभा कुछ और नहीं थी बल्कि कांग्रेस ही थी, जो कांग्रेस के नेतृत्व करता थे वही सब संविधान सभा में थे, और कांग्रेस ही भारत थी, यानी कि जो कांग्रेस कहता था वही भारत करता था। तो ये कटाक्ष है एक तरीके से। और भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? 15 महिला थी। और एक मैं प्रश्न आपके लिए छोड़ देता हूं, हालांकि मेंस का टॉपिक है, मैंने मेंस में पढ़ाया भी होगा या नहीं पढ़ाया होगा, तो आगे पढ़ा दूंगा। यूपी पीसीएस मेंस की जो क्लासेस मैं ले रहा था पेपर 5 की, उसकी भी अब मैं शुरू करने वाला हूं क्लास। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी भैया? तो 15 महिलाएं थी। लेकिन इनमें से उत्तर प्रदेश से कितनी महिलाएं थी? मैं आपको एक हिंट देता हूं कि 4 से 5 महिलाएं जो है कि आपको देखने को मिलेंगी जो उत्तर प्रदेश से संबंधित थी। तो ये आपको उनके नाम भी बताने हैं। अब आ जाते हैं, अगला एक टॉपिक हमारा चैप्टर है कि संविधान सभा की प्रमुख समितियां, जो हमने ऊपर ही पढ़ा कि संविधान सभा कई अलग अलग समितियों के द्वारा कार्य कर रहा था अपना। जैसे संघीय संविधान समिति, ये जवाहरलाल नेहरू जी इनके नेतृत्व करता थे। संघीय शक्ति समिति, जवाहरलाल नेहरू। ध्यान देना कि जब भी अगर आपको क्वेश्चन में संघीय वर्ड या संघ वर्ड देखने को मिल जाए, चाहे वो संघीय संविधान हो या संघीय शक्ति हो, इन दोनों के जो अध्यक्ष थे वो आपके जवाहरलाल नेहरू जी थे। वहीं प्रारूप समिति, रटा हुआ होगा आपको, भीमराव अंबेडकर जी प्लस 7 सदस्य उनके जो थे, इनकी अध्यक्षता थी। संचालन समिति, यानी कि जो संविधान सभा का जो संचालन करना है, नियम प्रक्रिया बनाना है, ये सभी कुछ राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में देखा जा रहा था। राजेंद्र प्रसाद जी थे इसमें। साथ ही साथ नियम प्रक्रिया भी इन्हीं के नेतृत्व में ये चल, तो ये चीजें, नियम प्रक्रिया जो समिति थी वो भी राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में थी। राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति, एडहॉक कमेटी जो फ्लैग के लिए काम कर रही थी, वो भी राजेंद्र प्रसाद जी की थी। लेकिन प्रांतीय संविधान, अर्थात जो प्रांतों का एकीकरण हो रहा था, देशी रियासतों का एकीकरण किया जाता, इनकी पूरी अध्यक्षता सरदार पटेल जी कर रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कर रहे थे। वहीं फंडामेंटल राइट हो गया, अल्पसंख्यक हो गए, और जनजातीय सलाहकारों की समिति भी सरदार पटेल जी के नेतृत्व में चल रही थी। लेकिन जब हम बात करते हैं कि इनकी एक उप समिति, जैसे फंडामेंटल राइट की एक उप समिति थी, यानी फंडामेंटल राइट की जो मुख्य अध्यक्ष थे वो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, लेकिन इसके अंतर्गत भी एक उप समिति बनाई गई थी जिसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी साहब कर रहे थे। और अल्पसंख्यकों की भी जो एक उप समिति थी, इसकी अध्यक्षता एससी मुखर्जी साहब कर रहे थे, जो सच्चिदानंद सिन्हा जी के साथ उपाध्यक्ष बने। और कार्य संचालन समिति के एम मुंशी जी कर रहे थे। वैसे तो नियम प्रक्रिया हो गई, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद देख ही रहे थे, लेकिन कार्य संचालन समिति की बात करेंगे तो ये के एम मुंशी जी के द्वारा देखी जा रही थी। राइट, यहां तक बात क्लियर हो। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पे, जो कई बार पूछता है, कई बार रटते हैं लेकिन तैयार नहीं होता है। ठीक है, तो आज हम लोग इसको तैयार करते हैं। प्रारूप समिति के सदस्य, प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी? भीमराव अंबेडकर जी ने। अब देखो, प्रारूप का मतलब ये नहीं है, जैसे बहुत सारे लोगों को एक मिसकंसेप्शन होता है कि सर पूरा का पूरा संविधान भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया। ये केवल उनका प्रयास नहीं था, उनकी पूरी प्रारूप टीम जो थी, प्रारूप समिति थी, उनके सभी सदस्य इसमें शामिल थे। साथ ही साथ जितनी भी समितियां अभी हमने पढ़ी, चाहे वो संघ शक्ति समिति हो, फंडामेंटल राइट की हो, अल्पसंख्यक हो, ये सभी लोग अपने अपने स्तर पे इनके जो सदस्य थे ये प्रोविजन पूरा देते थे कि भाई ये प्रोविजंस होने चाहिए। लेकिन उसकी जो स्ट्रक्चरिंग थी, जो उसकी फ्रेमिंग थी कि कौन से पार्ट को हम पहले रखें, कौन से पार्ट को बाद में रखें, उसमें क्या क्या क्लॉज होने चाहिए, ये सभी चीजें जो है कि अंबेडकर जी और उनके नेतृत्व में जो 7 लोगों की समिति थी उन्होंने पूरा किया। तो जिसमें और अन्य सदस्य कौन थे? एन गोपाला स्वामी अयंगर जी थे, अल्लादी कृष्ण अय्यर साहब थे, के एम मुंशी जी थे, मोहम्मद सादुल्ला जी थे, बीएल मित्रा और डीपी खेतान साहब थे। 2 लोगों का पोस्ट रिप्लेस होता है, जैसे बीएल मित्रा जी की जगह एन माधवराव आ जाते हैं और डीपी खेतान की जगह कौन आते हैं? टीटी कृष्णमाचारी साहब आ जाते हैं। तो देखोगे कि इसमें कृष्ण भगवान के नाम के जो अन्य नामों से जो सुशोभित किया था, उनसे संबंधित ही ज्यादा लोग इसमें, जैसे एन गोपाला स्वामी गोपाल हो गए, फिर आप देखोगे यहाँ पे माधव एन माधवराव, टीटी कृष्णमाचारी हो गए। ठीक है, तो ये 3-4 लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं कृष्ण भगवान के नाम से संबंधित है, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो ट्रिक से। बाकी प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? संविधान सभा का गठन तो जो है कि आपके 2 सितंबर में हो गया, सॉरी वो तो अंतरिम सरकार का था। तो यहां पर जो बात की जा रही है कि इसके अंतर्गत जो प्रारूप समिति का गठन किया गया, ये 29 अगस्त 1946 को, जबकि अगर आप देखोगे 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग बैठी जा चुकी होती है संविधान सभा की, लेकिन फिर भी प्रारूप समिति का यूज बाद में आता है। तो 29 अगस्त 1947 1947, इट मीन्स कि लगभग देखा है तो 6 से 7 महीने बाद इनका जो है कि गठन किया गया प्रारूप समिति का। राइट,
अब आगे देखते हैं एक अगले चैप्टर की ओर हम लोग चलते हैं, संविधान का स्रोत। दोस्तों यहाँ तक अगर आप लोगों ने वीडियो देखी है तो नो डाउट आपको वीडियो पसंद आ रही है, लेक्चर पसंद आ रहा होगा, नोट्स पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज आप जो है कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार जो है कि। और साथ ही साथ अगर आपको ये नोट्स परचेस करने होंगे तो हमारा ये व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा होगा, आप यहाँ से मैसेज करिए व्हाट्सअप पे और वहां से आप मेरी टीम से पूरी डिटेल, इसकी प्राइस लिस्ट, डेमो वगैरह हर चीज देख सकते हैं, जो सब्जेक्ट अभी अवेलेबल है। बाकी सब्जेक्ट भी तैयार हो रहे हैं, थोड़ा टाइम लगता है इन सब चीजों को तैयार करने में, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में बैठे और सारी चीज लिखी, नहीं, तो थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन एटलीस्ट अभी 7 to 8 पीडीएफ्स आ चुकी हैं, तो बाकी भी धीरे धीरे आ रही हैं। चलो दोबारा टॉपिक पे आते हैं, और अब हमारा जो चैप्टर है वो है संविधान का स्रोत। अब यहाँ पर हम एक इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे, संविधान का स्रोत। यहाँ से भी कई बार प्रश्न आता है, डायरेक्ट प्रश्न आता है, मिलान करने के लिए आता है, कोई बहुत टेक्निकल टर्म्स नहीं आती, लेकिन फिर भी कुछ बुक्स ऐसी होती है जहाँ पे पूरी चीजें नहीं लिखी होती, लेकिन यहाँ पे पूरा प्रोसेस किया गया हम लोगों ने कि सारी चीजें मेंशन की हो। जैसे उद्देशिका का विचार और उद्देशिका की भाषा, ये दो अलग अलग बातें हैं। जैसे हम प्रियम्बल की बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग उद्देशिका भी बोलते हैं, या फिर जवाहरलाल नेहरू जी का ये उद्देश्य प्रस्ताव भी था, तो उद्देशिका का जो विचार लाया गया, तो हमने ये यूएसए से कॉन्सेप्ट लिया कि भाई हमें भी एक ऐसी प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट लाना चाहिए जिसमें संविधान की सारी आत्मा, सारी भावना समाहित हो, पहली बात। दूसरी, उद्देशिका की भाषा कहां से ली गई, जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया कहते हैं या हम भारत के लोग कहते हैं, जो भी भाषा का प्रयोग किया गया है जिसमें स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, इन सब की बातें की गई हैं, या यूं कहें कि जिसमें कोई संवैधानिक प्रोविजन तो नहीं है लेकिन उसने पूरी संविधान की बातों को समाहित कर रखा है, ऐसी भाषा का चयन किया गया, ये ऑस्ट्रेलिया से लाया गया। तो दोनों बातें ध्यान रखना, उद्देशिका का विचार अगर पूछता है तो यूएसए से लाया गया है, उद्देशिका की भाषा पूछता है तो ऑस्ट्रेलिया से लाया गया। मैं कहता हूं अगर ये दोनों प्रश्न ऐसे ना आए तो कैसे आएंगे सर, ऐसे भी आ सकते हैं कि भैया सीधे सीधे बताओ कि प्रस्तावना कहां से ली गई या उद्देशिका कहां से ली गई, तब वहां पे ना तो विचार की बात हो रही है ना भाषा की बात हो रही है, लेकिन फिर भी हिडन तौर पे एक दिमाग में ऐसा आइडिया तो क्रिएट कर रहा है ना कि उद्देशिका होनी चाहिए, तो ये असल में आइडिया कुछ और नहीं, ये विचार ही है। इसीलिए हमेशा यूएसए टिक किया जाता है जब तक वो स्पेशली भाषा को ना पूछे। और आ जाते हैं यूएसए से हमने क्या क्या लिया, जैसे विधियों के समान संरक्षण, आर्टिकल 14 में दो प्रोविजन है। पहला प्रोविजन है भैया कि विधि के समक्ष समानता, यानी एवरी पर्सन, एक्सेप्शन किसके लिए, राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए, आर्टिकल 361 के तहत एक्सेप्शन है उनके लिए, अपवाद है। अदरवाइज भारत का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो सबसे बड़ा डीजीपी हो, पुलिस हो, आम नागरिक हो, चाहे गरीब कुचला कुछ भी हो, वो भारत के कानून के समक्ष समान होगा। अगर कोई भी दो व्यक्ति अलग अलग बड़ी बड़ी पोस्ट को होल्ड करते हैं, एक आम नागरिक और एक बड़ी पोस्ट को होल्ड करने वाले लोग हैं, अगर उन्होंने सेम क्राइम किया है, चाहे वो ट्रैफिक रूल हो, चाहे मर्डर हो, चाहे रेप हो, कुछ भी हो, तो उनके लिए सेम पनिशमेंट का प्रोविजन होगा। ऐसा नहीं कि कोई अमीर ज्यादा को छोड़ दिया जाए, गरीब को नहीं, ठीक है। हालांकि व्यवहारिक रूप में जो है कि बहुत डिफरेंशिएट हमें देखने को मिलता है, डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, वो अलग बात है। प्रोविजन लेकिन ऐसे हैं। लेकिन अमेरिका के संविधान से हमने ये लिया कि भाई जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके साथ हम थोड़े से नियमों में ढील कर सकते हैं, जो गैर या दूसरे लोगों की अपेक्षा में इनको थोड़ी ज्यादा सहूलियत दे सकते हैं। तो विधियों के समान संरक्षण की बात हम यहां पर कर रहे हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की बात करें, जो जुडिशियल एक्टिव रिव्यू की बात होती है, मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट केंद्र सरकार या राज्य सरकार के जो भी कानून होते हैं उनको वो रिव्यू कर सकती है कि क्या ये कानून नागरिकों के हित में है, क्या संवैधानिक प्रावधानों के सुसंगत है, ऐसा तो नहीं कि संवैधानिक प्रावधानों से अगेंस्ट है, मनमानेपन के हैं, इन सब चीजों का रिव्यू कर सकती है। फंडामेंटल राइट का प्रोविजन जो हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक भाग 3 में जो भी प्रोविजन दिए गए हैं फंडामेंटल राइट के, वो यूएसए से लिए गए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अर्थात हम देखते हैं कि हमारी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, ऑटोनॉमस है, वो किसी भी पार्ट के अंतर्गत ना तो केंद्रीय न्यायपालिका कहलाती है ना वो राज्य की न्यायपालिका कहलाती है। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर, फिर उसके नीचे हाई कोर्ट हो गया, फिर उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया। तो न्यायपालिका आपकी स्वतंत्र है, उसके तमाम ऐसे प्रोविजंस हैं कि क्यों हम स्वतंत्रता प्रदान करें, कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं, वो सारी चीजें हम आगे डिस्कस कर लेंगे जब न्यायपालिका का चैप्टर पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति का पद, जैसे कई बार मेंस अप्रोच में ये प्रश्न आता है कि भैया उपराष्ट्रपति का पद क्यों बनाया गया, जब हमारे राष्ट्रपति की ही इतनी शक्तियां नहीं तो उपराष्ट्रपति का पद क्यों बनाया गया। तो पहला आंसर है कि राष्ट्रपति के पद को सतत बनाए रखने के लिए उपराष्ट्रपति पद को गठित किया, पहला प्रोविजन है, ठीक है। जैसे मान लो कोई आकस्मिक स्थिति आ जाती है, भाई राष्ट्रपति की तबियत ठीक नहीं है या राष्ट्रपति जी का निधन हो जाता है, तो ऐसे में वो संवैधानिक जो पद है, जो भारत का प्रथम नागरिक का पद है, वो खाली नहीं रहना चाहिए, तुरंत उस पद को होल्ड करने के लिए एक व्यक्ति तैयार रहना चाहिए, सेम कर्तव्यों को धारण करने के लिए, क्योंकि इलेक्शन वगैरह कराने में तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, सारे प्रोविजंस होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे
बनेगा, प्लस राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो प्रोविजन है आर्टिकल 61 के अंतर्गत जो दिया गया कि राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है इन सारी बातों को देखकर। फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को भी हटाए जाने के प्रावधान। भैया ये सारी की सारी चीजें कहां से ली गई हैं? तो यूएसए के संविधान से ली गई हैं। कहां से? यूएसए के संविधान से। और आगे देख लेते हैं हम लोग, अगर हम बात करते हैं ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया, तो जैसे संसदीय शासन पद्धति, हमारे यहाँ अध्यक्षात्मक शासन पद्धति नहीं अपनाई गई है। अध्यक्षात्मक किसको कहते हैं? जिसमें आपका राष्ट्रपति ही सब कुछ होता है, यानी कि प्रेसिडेंट ही सर्वे सर्वा होता है। जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति को देख लीजिए, वहां पर वही जो है कि सारी डील करते हैं, सारी साइनिंग करते हैं, वहां पे प्रधानमंत्री जैसा कोई पद ही नहीं है। लेकिन संसद के अधीन अगर हम बात करें तो जहां पे आपको लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है, इन लोकसभा राज्यसभा से मिलकर सरकार का गठन होता है। सरकार का जो मुखिया होता है वो पीएम होता है। हालांकि वो जो भी कार्य करता है वो प्रेसिडेंट के नाम पर ही करता है, जितने भी साइन करते हैं। जैसे अभी पुतिन जी आए हुए हैं, भारत में आए थे, जो भी डील हुई पुतिन और मोदी जी के बीच में, असल में वहां पे जो साइन रहेंगे वो राष्ट्रपति के नाम से रहेंगे, द्रौपदी मुर्मू जी के नाम से रहेंगे, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति के नाम से ही सारी साइनिंग अथॉरिटी होती है, भले वो काम प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल कर रही होती है, राइट। फिर विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ, मनमानेपन का नहीं, रूल ऑफ लॉ यानी कि शासन होना चाहिए विधि का। मंत्रिमंडलीय प्रणाली भी हमारे यहाँ भारत में अपनाई जाती है, क्योंकि एक कैबिनेट होती है हमारे यहाँ। एकल नागरिकता, अब जैसे यूएसए में अगर आप देखोगे तो वहां पे दोहरी नागरिकता होती है। केंद्रीय मतलब कि संघ की नागरिकता अलग होती है और प्रत्येक राज्यों की नागरिकता अलग होती है। जबकि ब्रिटिश गवर्नमेंट में ऐसा प्रोविजन था, ब्रिटिश में है, और भारत में भी हमारे पास जो वोटर आईडी कार्ड होते हैं वो नागरिकता के प्रमाण होते हैं। सबसे पहली चीज तो आप देखोगे उसमें भारतीय नागरिकता है, भारत गणराज्य लिखा होता है, जैसे पासपोर्ट में लिखा होता है। उसमें ये नहीं लिखा होता है कि भैया आप इस राज्य के नागरिक हो या आप इस राज्य के। हमें स्टेट की सिटीजनशिप नहीं मिलती है, हमें पूरे कंट्री की सिटीजनशिप मिलती है, इसलिए हम भारतीय नागरिक कहलाते हैं। द्विसदनीय प्रणाली है, द्विसदन का मतलब दो सदन है। एक आपका लोकसभा सदन है जिसको हम लोग निम्न सदन कहते हैं, एक आपका राज्यसभा होता है जिसको हम लोग उच्च सदन कहते हैं, जो कि एक स्थायी सदन होता है जिसके कुछ जो सदस्य होते हैं 1/3 वो प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक 2 वर्षों पे रिटायर हो जाते हैं। लेकिन जो आपका लोकसभा है, ये निचला सदन, ये आपका स्थायी नहीं होता, इसका हर 5 साल पे जो है कि कार्यकाल चेंज होता है, इसके इलेक्शन होते हैं। फिर संसदीय विशेषाधिकार, जो पार्लियामेंट के जो विशेषाधिकार हैं, जैसे अगर हम बात करें तो ये चीजें आपने देखी। तो ये सारी, जैसे संसदीय विशेषाधिकार में बता रहा था, तो इसमें एक आप देखोगे सामूहिक विशेषाधिकार होता है, ठीक है। क्या होता है? सामूहिक विशेषाधिकार होता है, ठीक। और एक होता है संसद जो सांसद होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनके भी विशेषाधिकार होते हैं। इसीलिए एक प्रोविजन आपने पढ़ा होगा कि अगर संसद के अंदर खड़ा होकर कोई भी सांसद कोई भी बयानबाजी कर रहा है, किसी प्रकार की अलूल जलूल बातें कर रहा है किसी भी प्रकार का, तो वो जस्टिसेबल नहीं होगी, यानी कि उसको कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये उसका विशेष अधिकार है। वो कोई भी बात बोलेगा, उसको जो है कि कोर्ट में चुनौती आप नहीं दे सकते हो। ये चीजें हैं। फिर और आगे हम प्रोविजन की बात करें तो जैसे भारतीय और अमेरिकी व्यवस्था में समानताएं क्या है, भारत की व्यवस्था जो राजनीतिक व्यवस्था है और जो अमेरिका की है, उनमें क्या समानताएं देखने को मिलती हैं आपको? तो यहां पर ये बात समझ में आ गई। अब कह रहा है भारतीय और अमेरिकी जो संवैधानिक व्यवस्था है उनमें क्या प्रोविजंस सिमिलर हैं। पहली कि संविधान की व्याख्या निर्वचन उच्चतम न्यायालय के द्वारा की जाती है। जैसे हमारे यहाँ भी क्या होता है कि अगर हम किसी भी प्रोविजन को जब पढ़ते हैं और ये देखते हैं कोर्ट के द्वारा, अगर ये देखा जाता है कि भाई इसमें किसी ऐसे मुद्दे का समावेश है जो संविधान की व्याख्या की बात कर रहा है, कि संविधान का कोई एक ऐसा प्रोविजन है जो सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की शरण ले सकते हैं। तो ये प्रोविजन भी अमेरिका से ही लिया गया, तो हम सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या मान सकते हैं कि भाई संविधान की व्याख्या करेगा। फिर कनाडा से क्या क्या लिया गया, जिसको आपने कई जगह ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के नाम से भी जाना है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, और यही व्यवस्था हमारे भारत में है। तो जब भी अगर आपसे पूछे एग्जामिनर कि भैया संसदीय व्यवस्था जरा बता दो, तो आपको बताना संसदीय व्यवस्था सर कि यूके से ली गई है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर पूछेगा कि हमारे यहाँ की जो संघीय व्यवस्था ली गई है, जिसमें केंद्र सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और राज्य उसकी अपेक्षा कम शक्तिशाली है, तो ये आपको कनाडा ऑप्शन चूज करना है। क्या करना होगा? कनाडा को चूज करना होगा। वहीं केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है ताकि राज्यपाल को होल्ड किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णय, ये जो सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णय है, ये आर्टिकल 143 का प्रयोग करके राष्ट्रपति जो है कि जो सलाह लेना चाहते हैं किसी विषय पर, ये उनके संबंध में ये प्रोविजन किया गया है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब आगे देखते हैं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होती हैं। जैसे 1935 का जो मैंने आपको एक्ट पढ़ाया था, याद होगा अभी कल की क्लास में, तो उसमें बताया था कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं दोस्तों, वो किसके पास जाती हैं? वो वायसराय के पास रहती थी। वायसराय का मतलब हो गया एक तरीके से वर्तमान के प्रेसिडेंट हो। और प्रेसिडेंट का जो मुखिया होता है वो कौन होता है? आपका मतलब केंद्र सरकार का जो मुखिया वो प्रेसिडेंट होता है। तो इसीलिए अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होती है। कई जगह ऑप्शन
सरकार ना होके संसद भी होता है, तो वो भी गलत नहीं होगा आपका, संसद भी आप ठीक कर सकते हो। आगे देखते हैं, नीति निदेशक तत्व के बारे में बात करेंगे। तो भैया डीपीएसपी का जो प्रोविजन हो गया, राष्ट्रपति की निर्वाचन जो पद्धति होती है, देखो राष्ट्रपति के प्रोविजन की मैं बात ही नहीं कर रहा, वो तो अलग बात होगी। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति होती है, और राज्यसभा में जो कुछ सदस्यों का नामांकन, तो कुछ नहीं बल्कि जो आपके 12 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है, जैसे साहित्य के आधार पे और समाज सेवा के आधार पे जो नॉमिनेट किया जाता है, ये तीनों प्रोविजन आपके आयरलैंड के संविधान से लिए जाते हैं। कहां से? आयरलैंड के संविधान से। अब सोचो जितनी ये चीजें अभी हम पढ़ रहे हैं, यहां से अगर कोई भी प्रश्न आएगा ना, तो इस पॉइंट से बाहर नहीं आएगा, फिर आपको इसके लिए जो भी फालतू चीजें नहीं पढ़नी है। समवर्ती सूची की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया से, और इसी ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या पढ़ा था? उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना की भाषा भी पढ़ी थी। आपातकाल का उपबंध की बात करें तो ये जर्मनी के वाइमर संविधान से, यानी कि जर्मनी के संविधान से आपातकाल का प्रोविजन लिया गया। जबकि व्यापार, वाणिज्य और समागम की जो स्वतंत्रता है, जो आर्टिकल 301 के अंतर्गत है, ये विचार ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जैसे कहा जाता है कि कुछ अधिकार हमारे फंडामेंटल राइट में तो दिए हैं, लेकिन कुछ ऐसे अधिकार हैं जो फंडामेंटल राइट के बाहर दिए गए हैं, तो उनमें ही एक आपका 301 के तहत आता है कि व्यापार, वाणिज्य और समागम करने की जो स्वतंत्रता है, ये 301 में दी गई है, और यह विचार ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया होती है, ये जापान से ली गई है। लेकिन अब यहीं पर एक और बात ध्यान रखना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी कोई भी अगर प्रोसीजर बनाया जा रहा है, कोई भी नियम बनाया जा रहा है, अगर उसको विधि के द्वारा बनाया गया है, पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है, तो फिर चाहे वो गलत हो या सही हो, वो माना जाएगा, और ये प्रोविजन जापान से लिया गया। लेकिन 1978, हाँ, मेनका गांधीवाद जो था, हाँ राइट, आई एम राइट, 1978 जो मेनका गांधीवाद जो था, जो विदेश यात्रा को लेकर प्रतिबंधित किया गया था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट पे, तो उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने एक नया क्लॉज दिया था कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के साथ ये विधि द्वारा उचित प्रक्रिया भी होनी चाहिए, यानी कोई मनमानी प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, उचित प्रक्रिया होनी चाहिए, यानी कि लगना चाहिए कि ये जो विधि बनाई गई है वो सही प्रक्रिया से बनाई गई है। तो वो विचार जो था आपका, वो यूएसए से लिया गया। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो जापान से हो गई, लेकिन विधि द्वारा उचित प्रक्रिया का पालन होना चाहिए, ये यूएसए से लिया गया है। क्लियर होगी बात? राष्ट्रपति के विचार हेतु राज्यपाल के द्वारा जो विधेयक सुरक्षित रखना पड़ता है, ये कनाडा से लिया गया, क्योंकि कनाडा के द्वारा ही ये प्रोविजन आया कि भाई हमें केंद्र को शक्तिशाली या संघीय केंद्र को मजबूत बनाएंगे। राज्यों का जो संघ होगा, ये प्रोविजन हमने कनाडा से लिया। जैसे भारत क्या राज्यों का संघ है, और इसमें अमेरिका की अपेक्षा एक अलग विचार है। कैसा? अमेरिका में क्या हो सकता है भाई, राज्य जो है कि आपके अलग हो सकते हैं, राज्य संघ से अलग हो सकते हैं, क्योंकि उनका वो समझौता है, कॉन्फेडरेशन जिसको हम लोग कहते हैं, या फिर फेडरेशन भी कहते हैं यूएसए को, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी जितने भी स्टेट हैं वो आपस में एक समझौता करके एक यूनाइटेड होते हैं कि भाई हम आपस में मिलकर जो है कि पूरे एक अमेरिका का जो है कि संचालन करेंगे। लेकिन अगर किसी भी स्टेट के साथ मिसबिहेव होता है या फिर जो है कि भेदभाव होता है, तो वो अपने इस क्लॉज को तोड़ के बाहर आ सकता है। इसीलिए कहा गया है कि एक तरीके से विनाशी राज्यों का विनाशी संघ, यानी कि ऐसे राज्य जिनका विनाश हो सकता है, ठीक है, सॉरी अविनाशी, अविनाशी, ठीक है, सॉरी अविनाशी, यानी कि राज्यों का कोई भी विनाश नहीं कह सकता, अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ। लेकिन भारत के कॉन्टेक्स्ट में ये नहीं कहा गया, भारत के कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, अर्थात राज्यों का विनाश किया जा सकता है केंद्र सरकार के द्वारा, और इसके लिए आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 का प्रोविजन यूज किया जाता है, जिसमें नए राज्यों का निर्माण होता है। जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का हुआ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का हुआ, बिहार से झारखंड का हुआ, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का हुआ, असम से बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट निकल कर आते हैं। तो ये कुल मिला के प्रोविजन भारत के लिए होता है, और ये प्रोविजन आपका कनाडा से लिया गया है। लिखित संविधान का प्रारंभ किस राज्य में हुआ? सबसे पहले किस देश में? अमेरिका से हुआ। लेकिन किस देश का संविधान सबसे बड़ा माना जाता है? तो भैया वो हो जाएगा आपका भारत का हो जाएगा। अच्छा, यूके का संविधान कैसा है, मैं आपसे पूछना चाहूं तो आप कह सकते हो कि सर ये इनका जो संविधान है वो अलिखित संविधान है। कैसा है? अलिखित संविधान। तो यहां पर ये चैप्टर आपके कंप्लीट हो रहे हैं, यहां तक हमने। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, अभी क्लास चलेगी मेरे भाई, अभी क्लास खत्म नहीं होगी। एक ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि संविधान के भाग, टोटल हमारे जो भाग हैं वो 25 हैं, हालांकि है तो वैसे ऑफिशियली 22, लेकिन 22 में जो अलग अलग 2-3 भाग जोड़े गए, जैसे 9A 9B हो गया, इस तरह के 14A हो गया, तो ये जो 2-3 भाग जोड़े गए हैं, इस वजह से इनकी टोटल संख्या तो 25 होगी, लेकिन ऑफिशियली जो रिटन संख्या होती है वो 22 होती है। अब हम इसी पर बात करेंगे, इसके बाद ही हमारी ये क्लास कंप्लीट होगी, क्योंकि कल की जो मेरी क्लास थी दोस्तों, फर्स्ट क्लास थी, इसीलिए मैंने उसको 35 मिनट तक ही रखा था। लेकिन अब धीरे धीरे मैं अपनी क्लास की ड्यूरेशन जो है वो 50 to 55 मिनट करने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे क्लास लंबी हो और जिससे आपका टॉपिक जल्दी कवर हो जाए। क्योंकि एवरेज मैं मान के चल रहा हूं कि एक सब्जेक्ट में एटलीस्ट 15 से 16 लेक्चर कंप्लीट होंगे।
देख लेते हैं इसको। संविधान के भाग की बात करेंगे तो भैया भाग 1 में क्या दिया हुआ है, संघ और उनके राज्य क्षेत्र। अब संघ का मतलब यहाँ पे जो द यूनियन ऑफ इंडिया जो लिखा होता है, यूनियन इंडिया, ठीक है, ये चीज यूनियन ऑफ स्टेट बोलेंगे, ठीक है। तो उनके बारे में जानकारी दी और राज्य क्षेत्र जितने भी हमारे राज्यों के बारे में, यूनियन टेरिटरीज के बारे में या स्टेट के बारे में, इनकी पूरी बातें यहाँ पे लिखी होती हैं। भाग 2 में आपका नागरिकता की बात की जाती है। अच्छा, मैं अगर इन्हीं के साथ आपको अनुच्छेद भी बता दूं तो ये 1 से 4 तक वर्णित है। फिर भाग 2 में नागरिकता की बात करें तो ये 5 से 11 तक वर्णित है। फिर भाग 3 में आपके फंडामेंटल राइट्स हैं जो आपके भाग 12 से 35 तक है। अब आप देखोगे क्रोनोलॉजी के साथ हम अनुच्छेदों को भी याद करते हुए चल रहे हैं। फिर से रिपीट करते हैं मेरे साथ। क्या कहते हैं कि भाग 1 में सर संघ और राज्य क्षेत्र है जो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक दिए हुए हैं। इसी में हम आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं। फिर भाग 2 में सर नागरिकता दी गई है जो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक दिया हुआ है। आर्टिकल 3 में फंडामेंटल ड्यूटीज है जो आपका कहां से कहां तक है, अगर आप देखोगे तो 12 से लेकर 35 तक दिए हुए, कहां तक, 35 तक दिए हुए। फिर भाग 4 की अगर हम बात करें तो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या राज्य के नीति निषेध तत्व भी इन्हें कहते हैं। और इनका जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक दिया हुआ है। कहां तक, 36 से 51 तक दिया हुआ है, जितने भी क्लॉज हैं। लेकिन इसी में एक और नया क्लॉज जोड़ा गया स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। तो भाग 4A, देखो 4 तो था ही था डीपीएसपी के लिए, लेकिन भाग 4A जोड़ दिया गया फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए, जिसमें टोटल हमारे जो है कि 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। फिर भाग 5 की बात करेंगे जो कि संघ शुरू होता है, यानी केंद्र सरकार के अंतर्गत जो भी केंद्र के प्रोविजन है, लोकसभा, राज्यसभा, ये सारे प्रोविजन, सुप्रीम कोर्ट वगैरह सारे के सारे आते हैं। और ये सामान्यतः आपका 52 से शुरू होता है, क्योंकि 51 पे आपका डीपीएसपी कंप्लीट हो रहा था। 52 से लेकर जहां तक मुझे याद है कि 151 के आसपास तक आता है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं इधर का, लेकिन यहां तक ही आता है। फिर भाग 6 की बात करेंगे जिसमें स्टेट की बात की जाती है, स्टेट पावर की बात करी जाती है, स्टेट में गवर्नर हो गए, स्टेट के चीफ मिनिस्टर हो गए, स्टेट की जो असेंबली होती है, इनके बारे में बात की जाती है। अच्छा, भाग 7 को ध्यान रखना निश्चित कर दिया गया, यानी इसको समाप्त कर दिया गया, अब ये नहीं है। भाग 8 की बात करेंगे तो ये आपके यूनियन टेरिटरी से संबंधित है। जैसे यूनियन टेरिटरीज में कौन से होते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, पुदुचेरी हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, दादर नागर हवेली हो गए। तो इनके बारे में जो भी प्रोविजंस होगा, चाहे मुख्यमंत्री का हो, चाहे गवर्नर का हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर का हो, एलजी का, ये सारी जानकारी इसमें मिलती है। भाग 9 की बात करें तो पंचायतें हैं, ठीक है, भाग 9 की बात करें तो पंचायत है। अब यहीं पे आप भाग 9A पढ़ सकते हो, जिसको हम लोग नगर पालिका के रूप में भी जानते हैं, ठीक है, स्थानीय स्वशासन। भाग 9B पढ़ सकते हो यहीं पे, ठीक। भाग 10 की बात करें तो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र, जो स्पेशली हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, 5वीं और 6ठी अनुसूची में, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया के डेवलपमेंट के बारे में प्रोविजन दिए होते हैं। वहीं भाग 11 में यहाँ पे संघ राज्यों के मध्य जो संबंध होते हैं, संघ और राज्यों में जो संबंध होते हैं, जैसे आपके विधायी संबंध हो गए, प्रशासनिक संबंध हो गए। ध्यान देना कि ये प्रश्न एक बार आया हुआ है 2021 के प्रीलिम्स में, ठीक है, 2021 से 22 के प्रीलिम्स में आया हुआ है कि भाग 11 और 12 का मिलान करने के लिए आया था। तो भाग 11 क्या है दोस्तों, ये आपका केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी और प्रशासनिक संबंधों के बारे में बात करता है, ठीक है। और अच्छी बात मैं बताऊं, यही प्रश्न मेरा गलत हुआ था। मैंने आज एक वीडियो पोस्ट की है, कल वीडियो पोस्ट की थी कि कैसे मेरा 2025 का प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो वहां पे पॉलिटी जैसे क्वेश्चन में मेरा ओवर कॉन्फिडेंस होना। अब सोचो, पॉलिटी जिसको मैं पिछले 10 सालों से पढ़ रहा हूं और इसमें अगर ऐसे प्रश्न गलत कर रहा हूं तो ये मेरे ओवर कॉन्फिडेंस का परिणाम है। आप लोग वो वीडियो जरूर देख लेना, कल ही मैंने पोस्ट किया शाम में 4:30-5 बजे कि किस तरीके से मेरा रिजल्ट रहा और आगे क्या करना चाहिए। वो जरूरी इसलिए कि मेरी गलतियों से एटलीस्ट आप भी सीखो कि अगर ये गलती कर रहे हो भाई तो प्रीलिम्स नहीं होगा, ये ध्यान रखना। भाग 12 की बात करें तो वित्त, संपत्ति और वाद, यानी कि जो वाद विवाद होते हैं, वित्त होता है, संपत्ति होता है, इनके बारे में बात होता है, तो यानी वित्तीय संबंधों की बात यहाँ पे की जा रही है। भाग 13 व्यापार वाणिज्य समागम, जिसमें आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक मेंशन किया जाता है। भाग 14 की बात करें, संघ और राज्यों की सेवाएं होती, जैसे आपकी यूपीएससी हो गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, या स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, इन सभी के प्रोविजन के बारे में दिया हुआ है, इनके नियुक्ति करने के प्रावधान दिए, ये सारी चीजें इसमें मेंशन है। फिर भाग 15 की बात करें, अच्छा यहाँ पे ध्यान देना कि अभी जो अपडेटेड वाले भाग है ना, वो हमने अलग से लिख रखे हैं। जैसे आप कहोगे सर यहाँ पे भाग 14A छूट गया, छूटा नहीं है मेरे भाई, ये हमने अलग से लिखे, देखो यहाँ पे ये सारी चीजें, लेकिन हम यहाँ पे केवल संख्याओं की लिख रहे हैं। 14A भी अभी हम लोग पढ़ लेंगे, जिसमें ट्रिब्यूनल्स की बात की गई है। भाग 15 की बात करें तो इलेक्शन की बात की गई है, 324 से शुरू होकर 329 तक का प्रोविजन दिया हुआ है। भाग 16 की बात करें तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं, जैसे आपके SC ST के लिए, जैसे आर्टिकल 330 में क्या है कि SC ST के लिए क्या रिजर्वेशन दिया गया लोकसभा में, फिर 331 का रिजर्वेशन, 332, 333, तो ये सारे अभी तो
106 वाला जो अमेंडमेंट आया है, इससे भी जो है कि महिलाओं को जो 1/3 रिजर्वेशन दिया जा रहा है, उसमें भी ये प्रोविजंस ऐड किए गए हैं। भाग 17 में हम राजभाषा की बात करते हैं, इसके साथ राजभाषा आयोग की भी बात करेंगे इसमें, ठीक है। जो भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची के तहत जो 22 भाषाएं हैं, उनकी बात करेंगे। फिर भाग 18 में आपके आपातकाल से संबंधित उपबंध हैं, जिसमें आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक के 3 प्रकार के विशेष उपबंधों की बात की गई आपातकाल में। भाग 19 को प्रकीर्ण कर दिया गया है। भाग 20 की बात करें तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है आर्टिकल 368 के तहत, जो 2 प्रकार के संशोधन की प्रक्रिया है, विशेष बहुमत के साथ और विशेष बहुमत और आधे राज्यों के समर्थन के साथ जो प्रोविजन दिए गए हैं। भाग 21 की बात करते हैं तो अस्थायी संक्रमणकालीन ये प्रोविजंस हैं, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 370 का एक मुद्दा जम्मू कश्मीर को लेकर बना रहा, और आर्टिकल भाग 22 संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ, इनके बारे में दी। अब देखो संख्या के बारे में बात करें, अगर मैं नंबर ऑफ की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 करते हुए आप 22 भाग कवर कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप पढ़ते हो कि सर हम तो पढ़ते हैं 25 भाग। तो भैया इन्हीं 3 भाग ऐसे हैं जिनमें अपडेट कर दिया गया। जैसे भाग 9 में हमने पंचायत पढ़ा, तो भाग 9A में नगर पालिका आ गया, भाग 9B में आपकी सहकारी समिति आ गई। ये जो सहकारी समिति थी, ये 97वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसमें प्रोविजन किया गया। और भाग 14A में ट्रिब्यूनल की बात की गई है, जिसमें आर्टिकल 323A है और 323B है। ये 2 आर्टिकल इसमें मेंशन किए गए हैं। तो ये आपका पूरा एक तरीके समझ में आ गया। अच्छा चलो, एक और भाग दिया हुआ है भाग 4A में, जो मौलिक कर्तव्यों की बात की जा रही है। भाग 11 का अध्याय 1 में संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंध दिया गया आर्टिकल 245 से 255, और इसी का जो अध्याय 2 है, इसमें प्रशासनिक संबंध दिया गया आर्टिकल 256 से 263। जैसे अब यहाँ पे पढ़ने का क्या पर्सपेक्टिव था ये कि भाई भाग 11 में जो सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है वो 245 से 55 के बीच में विधायी संबंध दिए गए कि किस तरीके से कानून से संबंधित प्रोविजंस हैं। फिर भाग 11 में ही जो सेकंड चैप्टर दिया गया 256 से 263 तक, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो है कि रिलेशनशिप है उसके बारे में बात की गई है। और भाग 12 आपका वित्तीय संबंध है, और ये प्रोविजन आपके पूछे जाते हैं। तो यहां तक बातें आपने क्लियर कर ली। अब ये हमारा संविधान का अनुच्छेद है। अब देखो यहाँ पे हम पूरे अनुच्छेद नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ वो सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है कि मैं आपको याद कराऊंगा, जिससे आपके ये प्रश्न आते हैं। वैसे देखा है तो 395 अनुच्छेद होते हैं, वो तो कंप्लीट नहीं हो सकते, लेकिन इनमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। कुछ बच्चों को याद है, कुछ बच्चों को याद नहीं है, कंफ्यूजन हो जाता है, डाउट हो जाता है, तो वो हम इनमें याद करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग क्लास में अगर बने रहोगे, वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक कर देना यार दोस्तों, चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब कर लो, और हमारे इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। ये हमारा ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम सर्च करोगे या यही @is, आपको कोई भी लिंक की जरूरत नहीं है। हालांकि वीडियो के नीचे मैंने लिंक प्रोवाइड कर रखा है, आप वहां से डायरेक्ट जा सकते हो। अदरवाइज टेलीग्राम पे सर्च करो ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल, हमारा ही टेलीग्राम चैनल पे लोगो मिलेगा। और 16.2 के लगभग 16,000 से अधिक इसमें फैमिली जुड़ चुकी है। किसी भी फेक चैनल पे आप ज्वाइन मत कर लेना। और पेड नोट्स के लिए, जो परचेस करने के लिए नोट्स अगर आपको चाहिए, तो ये नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। बाकी ग्लैंस एकेडमी यूट्यूब चैनल आपने ज्वाइन कर रखा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। नहीं किया तो कर लो यार, काम की चीजें आएंगी आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल, और आज से ही मतलब मेंस की क्लास भी अब आपकी शुरू हो जाएगी 2025 के लिए। तो शुरू करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।